हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 के इंटरमीडिएट ट्वेल्थ में, ठीक है, ट्वेल्थ में आगे के टॉपिक को देखेंगे। आज है क्रांतिक कोण। क्या है आपके पास? क्रांतिक कोण। देखिए, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, अंग्रेजी है इसकी क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। चल देखिए, इसमें कुछ चित्र बनाते हैं हम पहले। देखो, लाइन है। देखो, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे चित्र बनाते हैं। एक पहले ऐसे प्रकाश किरण आपतित हुई, फिर थोड़ा सा ऐसे बाहर की ओर। ये आपका N1 है, ये क्या है? N2 है। ये डेंसर है, ऊपर वाला रेयरर है। अब देखो, ये एंगल I है, ये एंगल क्या है? R है। ठीक, नॉर्मल है। बाकी एक दूसरा ऐसे चित्र बनाते हैं। देखो, थोड़ा सा एंगल को बढ़ा दिया, I को हल्का सा बढ़ा दिया, तो R का एंगल भी क्या हुआ? बढ़ गया। मतलब अभी भी I है और ये क्या है आपके पास? R है। तीसरे केस में देखिए, तीसरे केस में क्या किया, और थोड़ा सा बढ़ाया तो देखा कि दूसरे माध्यम में न जाकर इसी पर क्या होती है? प्रकाश किरण ऐसे अपवर्तित हो जाती है। मतलब ये कहलाता आपका क्रिटिकल एंगल, I इज इक्वल टू सी। इसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। एक कंडीशन और है, तीसरी कंडीशन देख लो। देखो, ये ऐसे पड़ी, ये हो जाएगा सी। तो यहाँ से ये क्या करेगी? परावर्तित हो जाएगी, ये भी सी। ठीक है, देखो ये सब तो आपका रिफ्रैक्शन है। ये सारी फिनोमिना कौन सी है? रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश किरण इस माध्यम से चली, दूसरे माध्यम में रिफ्रैक्ट हो गई। यहाँ पे चली, ये भी रिफ्रैक्ट हो गई, लेकिन यहाँ पर चली, ये आपकी सीधे उस सरफेस के समांतर ऐसे हो गई। ठीक, मतलब ये अंतर, ये कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्रिटिकल एंगल। ये दोनों ही रिफ्रैक्शन है, ये दोनों क्या है? रिफ्रैक्शन। ये वाला टर्म है क्रिटिकल एंगल, I इज इक्वल टू सी के। इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल, कहते हैं। ठीक है, मतलब जब आप सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, परिभाषा क्या बनेगी क्रांतिक कोण की? सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, क्या कहलाता है? आपका क्रांतिक कोण कहलाता है। समझ में आया? ठीक, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, ये आपतन कोण है। और हमेशा याद रखना, ये काम सघन माध्यम में ही, क्रांतिक कोण हमेशा सघन माध्यम में बनेगा। ठीक है, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो? 90 डिग्री हो। ठीक है, ये हो गया आपका। तो देखो, ये हो गया आपका। और दूसरा, एक घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती हुई प्रकाश किरण, ऊपर विरल है ना, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती हुई प्रकाश किरण क्रिटिकल एंगल से बड़े कोण पर आपतित होती है, I इज इक्वल टू सी पर। ठीक, I इज ग्रेटर देन सी पर। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती है और वह क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होती है, तो वह विरल माध्यम में न जाकर पुनः उसी माध्यम में क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। यह घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दो डेफिनेशन बताइए। एक बताई मैंने क्रांतिक कोण की, तो सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, I इज इक्वल टू सी। ठीक है, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो? 90 डिग्री। मतलब R बराबर जिसके लिए क्या हो? 90 डिग्री। ठीक, ये आपका क्रांतिक कोण कहलाता है। अब देखो, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती हुई प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होती है, ठीक है, तो वह दूसरे माध्यम में अपवर्तित न होकर पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। यह घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बातें समझ में आई? तो क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वो समझ में आई। ठीक है, अब देखो, आपको अगर यहाँ से मान लो क्रांतिक कोण की गणना करनी है, क्रांतिक कोण का फार्मूला अगर प्रूव करना है, ठीक है, तो देखो गणना कैसे करेंगे। अगला टॉपिक यही है, गणना। गणना हम कैसे करेंगे? देखिए, अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो देखो, आप स्नेल का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्नेल लॉ, स्नेल नियम से। तो देखो, स्नेल नियम क्या कहता है? देखो, आपका N2 है, तो N2 साइन आई, N2 क्रिटिकल एंगल के लिए इस केस में देखिएगा, N2 साइन सी मैंने कहा था, वो अपवर्तनांक स्नेल नियम है ना, अपवर्तनांक साथ में उसमें बना कोण। ठीक है, दूसरा वाला अपवर्तनांक उसमें बना कोण, तो ये हो जाएगा दूसरा। N1 का मान हवा मान लेते हैं ऊपर। ठीक है, ऊपर क्या मान लेते हैं? हवा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा 1 और इंटू कितना? साइन सी, साइन, और कितना? R का मान कितना है? 90 डिग्री। दैट मीन्स R का मान 1 हो गया, तो 1 हो गया, और ये हो गया N2 साइन सी। और N2 को अगर n मान लूँ, N2 बराबर क्या लिख लूँ? n, तो ये हो जाएगा n साइन सी बराबर 1, साइन सी बराबर हो गया 1/n। ये क्रिटिकल एंगल निकाल लिया आपने। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? अब देखो, अगर मान लो इसको पूरे सूत्र के, देखो N1 वह माध्यम, ठीक है,
जिसका अपवर्तनांक कम हो। n1 हमेशा वह माध्यम होगा जिसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। देखो n बराबर हमेशा याद रखो साइन सी बराबर इसका व्यापक रूप रखो n1 अपान कितना होता है n2। ठीक है, तो हमेशा n1 वह माध्यम होगा जिसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम, मतलब हमेशा कम वाला अपवर्तनांक ऊपर रहेगा और जो ये वाला अपवर्तनांक वो नीचे रहेगा। ठीक है, बड़ा वाला अपवर्तनांक नीचे रहेगा। बातें समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखो, ये हो गया आपका क्रांतिक कोण का फार्मूला। क्लियर। अब इस पे देखो, क्रांतिक कोण के बाद आपको कुछ सवाल हैं इस पे, वो देख लीजिए, उदाहरण में लगे हुए हैं ना, देख लीजिए। चलिए बच्चों आगे देखिए। अब इसके बाद जो है इसमें कुछ एग्जाम्पल इस पे देखेंगे, क्रिटिकल एंगल पे कैसे कोण निकालते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है, देखिए कंप्लीट रे डायग्राम क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा जाएगा, क्वेश्चन है कंप्लीट रे डायग्राम, कंप्लीट रे डायग्राम। ठीक, देखो आपको जो दिया गया है पहले वो पार्ट में दिखा देता हूँ, लिख देता हूँ। ठीक है, देखो ये आपका मान लीजिए ऐसे कोई ऐसे बना हुआ है। अब देखो ये बना है। यहाँ से परपेंडिकुलर कोई रे डाली गई ऐसे, जहाँ पे पड़ी वहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे खींच लिया गया। ये कोण आपको 42 डिग्री दिया गया, कितना दिया गया, 42 डिग्री। तो ज़रा देखो ये करना है आपको। अब देखो इसको दिया गया है क्रिटिकल एंगल, आपको दिया गया है 42 डिग्री, सवाल में दिया गया C = 42 डिग्री। तो रे डायग्राम आपको कंप्लीट करना है। तो देखो पहले सबसे पहले आपतन कोण याद कर लो। तो आपतन कोण मैंने मान लिया कितना है, I है। आपतन कोण कितना है, I बराबर कितना हो जाएगा, सिंपल से 90 माइनस कितना हो जाएगा, 42। मतलब ये हो गया 90 माइनस 42 का मतलब क्या हो गया आपका 48 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 48 डिग्री। और 48 डिग्री इज ग्रेटर देन किससे, सी से। देखो 42 दिया गया है और अगर सी पर दिया गया तो इसका मतलब जिस कोण पर गिरी हो उसी कोण पर परावर्तित हो जाएगी। अब ठीक है, तो ये भी आपका जिस कोण पर गिरी हो उसी कोण पर परावर्तित हो जाएगी। ये आई बराबर 48 डिग्री पर परावर्तित हो गई। अब यहाँ पर मैं फिर से एक बार क्या खींच लूँगा, अभिलंब खींच लूँगा। ठीक, अब देखो अगर ये 48 है, ये 48 है, तो ये बचा कितना भाई, ये भी तो 42 होगा। ये 42 है, ये 42, तो ये 90 परपेंडिकुलर दिया गया है। 90 42 कितना हो गया आपका, 90 42, 90 40 130। ठीक है, ये वाला कोण कितना बचा, 48। ये वाला कोण कितना भाई, त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 होता है, तो 90 42 180 48 बचा आपका। ठीक है, 48 42 90 90 90 180। अब देखो ये 48 होगा तो ये टोटल 90 है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब ये वाला कोण कितना हो गया 42। अब देखो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपका आपतन। तो अब देखो 42 डिग्री, ये भी 42 डिग्री, मतलब क्रांतिक कोण पर आई, तो इसका मतलब ये प्रकाश किरण अब इसको स्पर्श करती हुई ये किरण निकल जाएगी। ठीक है, ये हो गया रे डायग्राम कंप्लीट। ये क्रिटिकल एंगल का पास मतलब एग्जाम्पल था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे देखो, दूसरा वाला। इसके लिए भी सी का मान 42 डिग्री दिया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका कुछ ऐसे दिया गया है, एक प्रिज्म दिया गया है ऐसे ऐसे। अब आपको रे डायग्राम कंप्लीट करना है। एक परपेंडिकुलर डाला गया है ऐसे, परपेंडिकुलर ऐसे पड़ा है। तो अब देखो आपको रे डायग्राम कंप्लीट करना है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको रे डायग्राम कंप्लीट करके आपको बताने हैं कि कैसे क्या होगा। ठीक, देखो ये आगे कंप्लीट कर दो ऐसे, यहाँ पे पड़ी आके यहाँ पे खींच लो ऐसे। भाई ये 90 डिग्री है, ये दोनों आपके 45 डिग्री हैं। ये ठीक है, ये 60 दिया गया, 30 दिया गया है ना। देखो ये सवाल में आपको 90 और हाँ ये आपको 45 45 दिया गया, पहला केस है, ये दिया गया है 45 45। ठीक, ये 45 दिया गया, तो ये भी 90 हो गया, तो ये वाला भी 45 हो गया। 45 और सी का मान 42 डिग्री दिया गया पहले से, ये सवाल में दिए गए हैं। ठीक, अगर ये 42 है, देखो ये 45 है, तो ये 90 भाई ये अभिलंब छोड़ोगे तो 90 45, तो ये भी आपका कितना है 45 है। तो मतलब आपतन कोण इस वाले पृष्ठ पर 45 कोण जो है वो सी से क्या है आपका बड़ा है, तो इसका मतलब ये दूसरे माध्यम में नहीं जाएगी, और नहीं जाएगी तो इसका मतलब इसी कोण पर ये परावर्तित हो जाएगी। तो परावर्तित होकर भाई ये 45 है, तो जितने पर आपतित हुई उतने परावर्तित हो जाएगी, तो ये 45 हो गया। ठीक, अब ये 45 हुई, तो अब देखो ये परपेंडिकुलर इस सरफेस पे गिर रही है ना, तो सीधे ऐसे निकल जाएगी। बातें समझ, ये डायग्राम कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक, समझ में आ गई नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देख लो, एक क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके ऊपर किसका दे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया क्या क्या गया उस पर ध्यान दो। देखो क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको ऐसे दिया गया है, ध्यान दो। देखो ये आपको बना ट्रायंगल ही है,
ये ट्रायंगल ही है यहाँ पे ऐसे। एक प्रकाश किरण यहाँ पे गिरी, लेकिन अब की ये 60 दिया गया है, ये एंगल कितना दिया गया है 60 डिग्री, और ये 30 दिया गया आपको, और ये 90 दिया गया। एक प्रकाश किरण आके परपेंडिकुलर यहाँ पे गिरी। अब इसको रे डायग्राम आपको कंप्लीट करना है, सवाल में ये कह रहा है। ठीक है, चलो रे डायग्राम कंप्लीट करते हैं भाई। देखो ये यहाँ से यहाँ पे पड़ी, आके सीधे जाके पड़ी, जहाँ पे पड़ी वहाँ हम खींचेंगे अवलंब 90 डिग्री। ठीक, अब देखो ये 90 है तो ये तो 90 है ही, 90 30 हो गया 120, तो ये वाला कोण कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ये 60 हो गया तो ये 90 है, तो 60 में ये 30 हो गया। और सी का मान इसके लिए भी आपको सवाल में 42 डिग्री दिया गया है। सी का मान कितना है 42 डिग्री। अब देखो चूँकि 30 डिग्री जो है वो 42 डिग्री से कम है, 32 डिग्री 40। अब ये प्रकाश किरण मतलब अगर देखो ये आई जो है, इसको आई कह लो, आपतन कोण इसी पे तो है, तो आई इच जो है वो लेस देन है सी से। ठीक, मतलब ये प्रकाश किरण अब परावर्तित नहीं होगी, अभी अपवर्तित हो जाएगी जब, तो इसका मतलब किया जाएगा। ठीक है, ये प्रकाश किरण निकल जाएगी, ये डायग्राम हो गया। ठीक, तो इस तरीके से 3 एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझा दिया। अब देखो कांच के टुकड़े द्वारा पार्श्विक विस्थापन, अगला टॉपिक है कांच के टुकड़े द्वारा पार्श्विक विस्थापन। विस्थापन, चलो शुरू करें। कांच से विस्थापन, देखो ये सूत्र है आपका। देखो मान ली एक कांच का टुकड़ा रखा है यहाँ पे, ऐसे समझो, जिसकी मोटाई टी है। इसकी मोटाई कितनी है टी। ठीक, ये इसका फर्स्ट सरफेस है, ये इसका कैसा सरफेस है सेकंड सरफेस है। ठीक, मैं अगर इसको क्या कह लूँ, मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मेन एक्सिस है, ऐसे एक्सिस है। ठीक, अब देखो एक्सिस है, इसके नाम लिखने के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखो इसको कह लिया आपने पी, इसको कह लिया पी डैश। अब मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है ओ। ठीक, इसका इमेज देखो, यहाँ से एक प्रकाश किरण चली, यहाँ पे पड़ी, यहाँ पे खींच, जहाँ पे पड़ी वहाँ खींचेंगे अवलंब। अब देखो ये माध्यम आपका सघन विरल है, अंदर वाला क्या है सघन है। ठीक है, ये आपको मान लो इसका अपर्तनांक कितना है एन है, इसका अपर्तनांक कितना है एन, और बाहर 1 है। ठीक है, हवा है। अब देखो ये प्रकाश किरण थोड़ा सा डेंसर से रेयर से डेंसर में जाएगी तो अवलंब की ओर झुकेगी, है ऐसे थोड़ा सा अवलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी, झुकेगी। अब ये प्रकाश किरण कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी आपको, ये लगेगा कि यहाँ से आ रही है। फर्स्ट सरफेस के द्वारा इमेज कहाँ पे बनेगी आई डैश पर। ठीक है, तो देखो ये इधर आ गई, झुक गई। अब देखो ये प्रकाश किरण जब यहाँ पे पड़ी, यहाँ पे, ठीक, और एक प्रकाश किरण इधर गई, तो जो परपेंडिकुलर गई वो तो सीधे निकल गया ऐसे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अविलंब खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे ना। अब देखो जब प्रकाश किरण अब सघन से विरल में जाएगी, अगले स्टेप में सघन से कहाँ जाएगी विरल में, तो जब सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से क्या करेगी थोड़ा सा दूर हटेगी, तो ऐसे दूर हट जाएगी ये, और ये प्रकाश किरण जाके ऐसे पीछे से आती हुई यहाँ कहीं से प्रतीत होगी, मतलब फाइनल इमेज आई बनाएगी। ठीक, तो देखो प्रथम पृष्ठ पर, देखो प्रथम पृष्ठ पर मान लिया इसकी वास्तविक गहराई मैंने मान ली ये डी है। ठीक है, ये वाली मान लो कितनी है डी, यहाँ से यहाँ तक कितनी है डी। ठीक, और ये वाली लंबाई मैंने आभासी गहराई मान लो ये कितनी है आपके पास डी डैश है, ये कितनी है डी डैश। तो आभासी गहराई के सूत्र से, प्रथम पृष्ठ पर आभासी गहराई के सूत्र से, प्रथम पृष्ठ पर आभासी गहराई के सूत्र से। ठीक, आपको आभासी गहराई का सूत्र क्या पढ़ाया गया n2/n1 स्मॉल d अपॉन डी डैश। n2 वह माध्यम जिससे प्रकाश किरण चले, तो n2 वह माध्यम जिससे प्रकाश किरण चले। तो पहले पृष्ठ के लिए प्रकाश किरण चल रही है हवा से, मतलब 1, और दूसरे माध्यम के लिए प्रकाश में प्रवेश कर रही n, और d का मान है आपके पास d मतलब जो है वास्तविक गहराई, तो d मान मैंने d ही माना है, क्या माना है d। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या दूरी मानी मैंने d। ठीक, तो लिखा रहने दो d हो जाएगा ये। तो देखो यहाँ से ये डी रहेगा, और यहाँ से हो जाएगा डी डैश। तो इसका मतलब डी डैश बराबर एन इंटू क्या आ जाएगा डी, डी डैश मतलब एन इंटू डी। अब देखो द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लगा लो। ठीक है, द्वितीय पृष्ठ पर ये छोड़ दो, द्वितीय पृष्ठ पर आभासी गहराई के सूत्र से।
आभासी गहराई के सूत्र से। चलो भाई, द्वितीय पृष्ठ पर आभासी गहराई का सूत्र लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, चेक करो। देखो द्वितीय पृष्ठ पर है ना, अब देखो यहाँ से यहाँ तक वास्तविक, भाई ये द्वितीय पृष्ठ आई डैश जो है वो द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। आई डैश जो है वो द्वितीय पृष्ठ के लिए, देखो आई डैश द्वितीय पृष्ठ के लिए किसका कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा, है ना। कार्य करेगा, ठीक, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। चलिए देखिए आगे बढ़ें। अब देखो जब ये आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो होगा क्या, देखिए यहाँ पर अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका, अब देखो अब इस वाले पृष्ठ के लिए वस्तु कहाँ से चलेगी, प्रकाश कण कहाँ से चलेगी, ये चलेगी इस वाले माध्यम से चलेगी ना भाई, इस वाले पृष्ठ के लिए प्रकाश कण यहीं से जा रही है ना, ये देखो इससे, तो मतलब अब हो जाएगा n2 का मतलब n, अपान प्रवेश किस में कर रही, पहले वाले में, मतलब बटे में 1। अब इसके लिए स्मॉल d का मतलब क्या, ये वाली इमेज, ये स्मॉल d यहाँ पे मैं मानता हूँ। अब इसके लिए इसको कह लो डी, स्मॉल d का मतलब हो गया, अब इसको d ट्रिपल कह लो, ठीक है, इसको डी ट्रिपल डैश या कुछ भी कह सकते हैं, डी डबल डैश कह लो, डी डबल डैश कह लो, ये क्या होगा डी डबल डैश, ये वाला। तो ये हो जाएगा आपका डी डबल डैश है, बात समझें कि नहीं है। ये वास्तविक गहराई तो आपको, वास्तविक गहराई हाँ डी डबल डैश हो जाएगा ना, देखो ध्यान से, डी वास्तविक गहराई कितनी हो जाएगी, टी और प्लस डी डैश, तो डी डैश और प्लस कितना टी वास्तविक गहराई, और बटे आभासी गहराई, ये आपकी डी डबल डैश हो जाएगी, कितनी हो जाएगी डी डबल डैश। तो यहाँ से डी डबल डैश बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, डी डबल डैश बराबर ये आ जाएगा, डी डैश का मतलब, डी डैश का मतलब एन इंटू डी और प्लस का टी, और बटे में सीधे सीधे डी डबल डैश की वैल्यू आ गई एन, ठीक है। यहाँ से ये वाली एन नीचे ट्रांसफर हो गया है ना, बटे में एन, डी डबल डैश की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे, ठीक है, डी डबल डैश आ गया आपका। अब देखो आप पूछा गया कितना विस्थापन हुआ, तो विस्थापन यही वाला तो एक्स है ना, ये वाला एक्स ही तो पूछा गया आपसे। तो देखो विस्थापन कैसे पता लगाएंगे आप, इसको ऊपर खींच दो। देखो विस्थापन के लिए आप क्या करेंगे, देखो विस्थापन पूछा गया, ठीक है, विस्थापन आपका चूंकि आपको पूछा गया ओ, ये वाला ओ से आई, ये एक्स चाहिए, ठीक है, तो ओ आई बराबर, देखो अगर मैं ध्यान दूँ तो पी से ओ तक की दूरी पता है आपको, पी से ओ तक, है ना, देखो पी डैश से ओ तक, यहाँ तक की दूरी पता है ना, ये वाला पी डैश, ये वाला ओ, ये दूरी पता है ना, तो हो जाएगा पी डैश ओ माइनस, ठीक है। अब देखो दोबारा पी डैश से आई भी पता है, तो पी डैश आई, ठीक, तो पी डैश ओ है आपके पास डी प्लस टी, और पी डैश आई का मतलब डी डबल डैश, कितना आपके पास माइनस का डी डबल डैश, सबकी वैल्यू रख दो ऊपर करो। देखो यहाँ पर रखेंगे डी प्लस टी माइनस डी डबल डैश की वैल्यू एन डी प्लस टी बटे में एन, ठीक, सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो हो जाएगा एन डी प्लस कितना एन टी माइनस का एन डी माइनस का टी अपॉन में एन, एन डी से एन डी कैंसिल, ऊपर से टी कॉमन, एन माइनस वन अपान एन है, मतलब टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान एन, इतना विस्थापन होता है, समझ में, ये इतना विस्थापन आपका होगा, ठीक है, पार्श्विक विस्थापन इसे कहते हैं, ठीक है। देखो अगर दोनों ओर कांच के माध्यम समान है, ध्यान दो इसमें लिखा है यदि कांच के दोनों टुकड़े के दोनों ओर, ठीक है, यदि कांच के दोनों टुकड़े के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हो, जैसे जो अभी चित्र बना था ये वाला, देखो इसमें अभी यहाँ पे दोनों तरफ हमने एक लिया है, यहाँ भी एक लिया है, यहाँ भी एक लिया है, लेकिन अगर मान लो दोनों ओर माध्यम अलग अलग हों, दोनों ओर माध्यम क्या हो अलग अलग हों, ठीक है, तो मतलब हवा ना होकर कुछ और माध्यम हो, तो क्या हो जाएगा सूत्र, देखो तो ये सूत्र हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आपका, देखो ये आपका शिफ्ट कह सकते हो या एन एक्स कह सकते हो, मैंने एक्स लिया है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर टी और ब्रैकेट में, भाई दोनों ओर माध्यम अगर समान है, दोनों ओर माध्यम अलग अलग है, तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एन सराउंडिंग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एन सराउंडिंग बटे एन मीडियम, ये यूज़ कर लेंगे, ठीक है, बातें समझने की नहीं है, ये हो गया आपका। अब देखो एक क्वेश्चन है इस पर, देखो क्वेश्चन शुरू करें, देखिए क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो ये देखो, ये आपका एक सरफेस दिया गया है, सरफेस की मोटाई है आपके पास 15 सेंटीमीटर,
कितनी है 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ऊपर, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस दी गई है आपके 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो फर्स्ट सरफेस पे आप लगा लो पहले, ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, और n का मान आपको दिया गया है 1.5, 1.5। तो देखो फर्स्ट सरफेस पर देखो आपने पढ़ रखा है N2/N1 बराबर कैपिटल H/स्मॉल h, वास्तविक गहराई। तो N2 का मतलब जो प्रकाश कण जिसमें प्रवेश करे 1/5, जहाँ से चले 1, कैपिटल H वास्तविक दूरी। तो वास्तविक दूरी इस वाले सरफेस से कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बटे स्मॉल h आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो स्मॉल h बराबर 10/1.5, पॉइंट हटा 0 बना। ठीक है, पॉइंट हटा और 0 बना। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया आपका कितना टी डैश बराबर, ये आ गया देखो N2 माध्यम जहाँ से प्रकाश कण चले, उल्टा हो गया बेटा। ठीक है, N2 माध्यम जिससे प्रकाश कण चले, तो ये उल्टा हो गया। आप इसको सीधे सीधे यहाँ पे लिख लो 1 और यहाँ लिख लो 1.5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये भी गलत ही हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। तो h बराबर कितना आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। मतलब वस्तु जो है यहाँ से इस सरफेस से 15 सेंटीमीटर दूर, मतलब ये कुछ ऐसी दिखेगी आपको। देखो देखो यहाँ से ये 15 सेंटीमीटर दूर पहले सरफेस से ऐसे दिखेगी। यहाँ पर पहले दिखेगी आई डैश, इसको कह सकते हैं आई डैश, जो प्रकाश किरण यहाँ से जाके यहाँ पड़ी थी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अभिलंब खींचा गया, थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुक गई, तो ये एक यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, कहाँ से आई डैश से। ठीक, अब ये हो गया एच आपका। ये डिस्टेंस होगी 15 सेंटीमीटर। अब जरा सेकंड सरफेस के लिए देख लो। सेकंड सरफेस की अगर बात करूँ तो कैपिटल H बराबर क्या हो जाएगा, वास्तविक गहराई 15 और प्लस ये वाला 15, मतलब 15 + 15 ओवरऑल कितना 30 सेंटीमीटर। हाँ, आपको स्मॉल h फिर से फाइंड करना है, इस वाले सरफेस के लिए स्मॉल h चाहिए। ठीक, और आपको पता है N2 माध्यम जिससे प्रकाश कण चले तो 1.5, और जिसमें N1 का मतलब 1, सीधे रख लो N2/N1 मतलब 1.5, 1 अपान बोलो वास्तविक गहराई मतलब 30 सेंटीमीटर, बचे आभासी गहराई आपको क्या करनी है फिर से फाइंड करनी है। तो हो जाएगा आपका h बराबर 30/1.5, पॉइंट बढ़ा 15 दूना 30, 20 सेंटीमीटर। h बराबर कितना 20 सेंटीमीटर, मतलब पहले से 20 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ कहीं बनेगा भाई, यहाँ से 20 सेंटीमीटर टोटल है। ठीक है, कितना है 20 सेंटीमीटर, ये इमेज बनेगी। देखो ये 20 सेंटीमीटर बनेगी यहाँ पे। जब यहाँ पे 20 सेंटीमीटर बनेगी तो इसका मतलब आप चाहो तो लिख सकते हो सेकंड सरफेस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी, सेकंड सरफेस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। ठीक है, अब देखो अगर आपसे ये पूछा जाए x की वैल्यू पूछी जाए तो x क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, अगर इसका नाम p डैश रख लूँ, इसका नाम मैं p रख लूँ। ठीक है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, देखो यहीं पे निकाल देता हूँ इधर। देखो अगर मैं पूछूँ x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा p डैश आई और माइनस p डैश ओ, p डैश आई, विस्थापन p डैश ओ होगा, p डैश ओ और माइनस p डैश आई। तो p डैश ओ, p डैश से o 15 + 10 25, ठीक, माइनस p डैश आई, p डैश आई 20, मतलब कितना 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, तो हो गया आपका। अब देखो अगला डेरिवेशन है, एक बड़ा सा डेरिवेशन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करूँ, चलिए देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो डेरिवेशन करवाएंगे, एक उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए और अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए। दोनों डेरिवेशन में से एक कोई डेरिवेशन पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहला है उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। चलो बहुत ध्यान से देखना, उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं, उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, देखो शुरू करें, चलिए देखिए पहले चित्र बनाते हैं, चित्र बनाएंगे। देखो ये है आपका उत्तल गोलीय पृष्ठ, ये है आपका उत्तल गोलीय पृष्ठ, इसका नाम जेड रख लो, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। ठीक, देखो एक वस्तु यहाँ पे रखी है ऑब्जेक्ट ओ, ठीक, एक प्रकाश किरण ऐसे चली, ऐसे यहाँ पे पड़ी। ठीक,
जब यहाँ पे पड़ी तो जाहिर सी बात यहाँ पे अभिलंब भी खींचा जाएगा, तो अभिलंब खींच लेते हैं। ठीक है, चलो देखो अभिलंब खींचा मैंने, हमेशा अभिलंब इसका जो है वो कहाँ से होकर जाता है, सेंटर से, वक्रता केंद्र से। तो ये सी हो गया आपका। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, थोड़ा तिरछा हो गया सी। यहाँ पर ये सी पे आ गया। ठीक, सी हो गया। यहाँ से मैं इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा, ये पी हो गया, ये पी डैश हो गया। इसकी हाइट को मैं एच मानता हूँ, ये हो गया ए। ठीक है, ये ओ हो गया। अब देखो, अब आपको मालूम है कि जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, अगर इसकी अपवर्तनांक को n1 कह लूँ, इसकी अपवर्तनांक को क्या कह लूँ, n2, तो ये हमेशा अभिलंब की ओर झुकेगी, और अभिलंब की ओर झुकती हुई ये प्रकाश किरण जाके यहाँ पे इसने इमेज बना दी आई। ध्यान देना, यहाँ पर इमेज क्या बनाई, आई। ठीक, अब देखो ये इमेज बन गई आपकी। ये अभिलंब आपका, यहाँ पर देखो ये प्रकाश किरण जाना यहाँ चाह रही थी वैसे सीधे, ये मुड़ गई था क्यों। ठीक, अब देखो हमेशा ये अभिलंब है, सी और एन के बीच का अभिलंब है। तो अगर ये कोण आई है, ध्यान देना ये कोण आई है, तो अपवर्तन कोण यही तो आर होगा आपका, ये क्या हो जाएगा, आर। ये कोण मैंने अल्फा ले लिया, ये कोण मैंने बीटा ले लिया, ये वाला कोण गामा ले लिया। ठीक, ये सब मैंने सारे कोण ले लिए आपको। ठीक, अब देखो रेडियस वक्रता त्रिज्या पी से सी तक आर है आपके पास, ये दिखा लो। ये वाला यू है पी से, ये यू है, और ये इमेज जो फाइनल बनी है ये वी है। ये डिस्टेंस आपने दिखा दी। ठीक, अब देखो आप डेरिवेशन को ध्यान से देखेंगे। त्रिभुज देखो पहला त्रिभुज लेंगे ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी में। ध्यान देना, स्टेप फॉलो करो, सवाल आसान होगा। ठीक है, स्टेटमेंट लिखना, लिखेंगे माना जेड पी जेड डैश एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है, माना जेड पी जेड डैश एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है। ठीक है, जिसके सामने एक बिंदु वस्तु ओ रखी है, जिसका प्रतिबिंब जो है आई बनता है। स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट लिखना चाहे तो इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, ठीक है, ओ ए सी में, अब अगर ओ ए सी की बात करूँ तो देखो त्रिभुज ओ ए और सी पे ध्यान देना। ठीक है, ध्यान देना त्रिभुज ओ ए सी पे। देखो ये आपका त्रिभुज ओ ए सी, तो देखो कुछ ऐसा बना हुआ है ओ ए सी, ऐसा बना है कि नहीं बना। ये वाला एंगल आपको ओ ए सी में आई दिया गया है, और साथ में ये वाला अल्फ़ा है, ये वाला बीटा है, कंपेयर करा सकते हैं। ठीक है, ये देखो ओ ए सी, यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक, अब देखो में आई क्या है, बहिष्कोण है। आई क्या है, बहिष्कोण है। स्टेप याद करो, सवाल आसानी, मतलब डेरिवेशन आसानी से होगा। आई क्या है, बहिष्कोण। अगर आई बहिष्कोण है, ठीक है, तो एक प्रमेय पढ़ाई गई कि बहिष्कोण जो होता है वो सामने के अंतःकोणों की योग के बराबर होता है। तो ये बहिष्कोण जो है सामने के अंतःकोण अल्फा और बीटा, मतलब आई बराबर अल्फा प्लस बीटा। क्लियर हुआ, आई बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। इक्वेशन नंबर 1 बनी। दूसरा त्रिभुज ले लेंगे हम आई ए सी में, त्रिभुज कौन सा, आई ए सी, त्रिभुज आई ए सी में। त्रिभुज आई ए सी देखें तो त्रिभुज आई ए सी कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। ठीक, त्रिभुज आई ए सी में बीटा बहिष्कोण है। बीटा क्या है, बहिष्कोण है। ठीक, में बीटा बहिष्कोण। इसका त्रिभुज अगर हम बनाएं तो कुछ ऐसे बना हुआ है, देखो ऐसे है। ये आपका गामा है अंदर वाला, और ये क्या है, आर है, और यहाँ पे बीटा बना हुआ है। ठीक है, ध्यान दो तो ये वाला चित्र। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा बीटा, मतलब बहिष्कोण जो है सामने के अंतःकोणों के योग के बराबर, मतलब आर प्लस गामा। यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो बीटा माइनस क्या हो जाएगा, गामा। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2। समझ में आया कि नहीं है, देखिए इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक, आप इसको अब छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ से कुछ एजम्पशंस, मान्यताएं करनी पड़ती हैं, मतलब मान्यताएं, इसको कहते हैं एजम्पशंस, मतलब मान्यताएं। क्या हो जाएगी, मान्यताएं। ठीक है, अवधारणाएं जिसको कहते हैं। ठीक, पहली अवधारणा क्या है, लिखेंगे ऑल रेज आर पैरालेक्सियल। ऑल रेज आर पैराएक्सियल। देखो पैराएक्सियल का मतलब क्या है, ये मतलब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। सबसे पहले तो मान लेंगे लेट द, मतलब द जेड पी जेड डैश इज़ वेरी स्मॉल, मतलब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। एजम्पशन सबसे पहले मानेंगे दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। यहाँ लिख लेंगे दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, ये नहीं लिखा है, लिख लेगा नोट्स पे सबसे पहले। फिर उसमें क्या क्या होगा, अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो ऑल रेज आर पैराएक्सियल। ठीक है, सेकंड कंडीशन होगी क्या, देखो
अल्फा बीटा गामा, ठीक है, आर वेरी वेरी स्मॉल, आर वेरी वेरी स्मॉल, समझाते हैं कैसे, ठीक। और तीसरी कंडीशन बन जाएगी आपकी आई व आर आल्सो वेरी वेरी स्मॉल, आई व आर आल्सो वेरी वेरी स्मॉल, है ना, ये हो जाएगी। चौथी कंडीशन क्या हो जाएगी, ध्यान देना, फोर्थ कंडीशन, ठीक है। चलो बच्चों देखो, अब चौथी जंक्शंस क्या हो जाएंगी, ठीक है, जब आई और आर बहुत छोटे छोटे हो गए सब, ठीक है, तो देखो आप मान सकते हैं चौथा पी डैश जो है वो सिमिलर किसके होगा, पी के। देखो ये सब मैं किस चीज़ पे माना हूँ, किस बिना पे माना हूँ, ठीक है, उसको पहले समझो। देखो अगर इसको मैं थोड़ा सा ऊपर खींच देता हूँ, देखो ये सब जो मैं एजम्पन्स माना है मैंने, ठीक है, वो देखो दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, अगर मतलब ये इतना छोटा है दर्पण का द्वारक मान लें, ठीक, तो ये इसका ध्रुव हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये पर आपतित प्रकाश किरण, ये अपवर्तित प्रकाश किरण, तो ये वाला एंगल बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो अब जरा यहाँ से पी देखो, ये पी था, ये पी डैश यहाँ पे था, तो अगर इसको हम खींचेंगे तो एकदम देखो इसी लाइन पे खींच गया, मोटा मोटा हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, तो ये एजम्पशन से मतलब इतना छोटा। अब इस छोटे से चित्र को जूम करके बड़ा सा चित्र बनाया गया है, ठीक है। तो आप याद रखिए कि हर जगह पर ये छोटे छोटे चित्र हैं, बहुत छोटे छोटे चित्र हैं, बड़े बड़े नहीं हैं। ये दिख रहा है आपको, देखो पहले मैं इतना बड़ा बनाता हूँ दर्पण का द्वारक, सोचो, तो यहाँ ऑब्जेक्ट था, अभी यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है ऐसे, अभी कुछ आई दिख रहा है, अब दर्पण का द्वारक और छोटा कर दो, थोड़ा और छोटा कर दिया, तो अब देखो अब थोड़ा सा पहले से आई छोटा हो गया, आर और छोटा हो गया, और छोटा कर दो, इतना बड़ा दर्पण का द्वारक, तो देखो इसी पे आ गई आपतित किरण, इसी पर अपवर्तित किरण, इसी पे ये, तो ये सब एजम्पशंस मानी गई। अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो ऑल रेज आर पैराक्सियल, मतलब पैराक्सियल के मतलब सभी किरणें ऐसे समानांतर हैं, ठीक है, समानांतर हैं। तो अगर समानांतर है तो जाहिर सी बात ये वाला अल्फा बीटा और गामा ये सब बहुत छोटे छोटे होंगे, ठीक है, अल्फा बीटा गामा सब जो है क्या बहुत छोटे छोटे होंगे। और अगर अल्फा बीटा गामा छोटे होंगे तो ये आई और आर भी बहुत छोटे होंगे। और इस तरीके से ये पी डैश इसी पी पर माना जा सकता है, मतलब ये ए पॉइंट और पास आता चला जाएगा, तो आते आते यहीं पी डैश पी सब एक ही पे हो जाएगा, ठीक, ये मान मतलब ये डेरिवेशन करते वक्त ये माना गया है सब, ठीक है, जितना ये बताएं ये सब मान लिया गया। चलिए देखिए, ठीक, चलिए, ये एजम्पशंस मानने के बाद अब डेरिवेशन को आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर ये सब मान लेंगे तो अब त्रिभुज हम लेंगे, त्रिभुज आपको पहले उसी त्रिभुज को हमने देखना पड़ेगा, ठीक है। त्रिभुज आप पहले ले लेंगे ओ पी डैश ए, ठीक है, त्रिभुज ओ पी डैश ए में, देखो इस त्रिभुज को चेक कर लेते हैं, देखो ओ पी डैश, देखो ओ पी डैश ए ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, ओ पी डैश ए, देखो ओ पी डैश ए, ठीक है। इसमें आप देखो tan अल्फा लेंगे डैश ए, चलो देखो ओ पी डैश ए, तो मैं इसको लिख लेता हूँ ओ पी डैश ए में, मतलब जब अगर सब छोटा छोटा है तो मैंने क्या कहा है, इसको ले लेंगे हम tan अल्फा, ठीक है। अल्फा बराबर क्या लिख लेंगे, tan अल्फा, छोटे कोणों के लिए ये लिखते हैं ना, अल्फा बराबर किसके, tan अल्फा, और tan अल्फा बराबर लंब बटे आधा, तो लंब हो जाएगा आपकी ए पी डैश और बटे कितना हो जाएगा पी डैश ओ, ठीक है। अब देखो मैंने कहा पी डैश जो है पी के बराबर है, पी डैश किसके बराबर है, पी के, तो ये हो जाएगा ए पी और साथ में कितना हो जाएगा पी ओ, ए पी एक्स अक्ष के ऊपर होगा तो एच और अपान पी डैश पी से ओ, पी से ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ध्रुव से ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा माइनस का यू, ठीक है। जो चेक कर लेते हैं सब सारी चीज़ें क्या क्या रखी, देखो tan थीटा बराबर tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है h और बटे आधार p डैश ए ओ, तो p डैश ओ को तो मैं p मान सकता हूँ, तो p से o की दूरी कितनी है u माइनस की u, तो h अपान माइनस की u tan अल्फा बराबर, इसी प्रकार से बीटा वाला समझ लो, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे जब, देखो सी पी डैश ए में, सी पी डैश ए में, तो देखो ये हो जाएगा tan बीटा बराबर लंब बटे आधार, तो h और बटे पी डैश सी, पी डैश को पी सी लिखेंगे मतलब प्लस का r, क्लियर है, ठीक। ऐसे गामा वाला देख लो, तो अब गामा के लिए पी आई पी डैश ए में, ठीक है, आई पी डैश ए में tan गामा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, तो h और साथ में पी डैश आई, और पी डैश को पी आई लिखेंगे और v के बराबर है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, त्रिभुज तीनों ले लिया, समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ tan अल्फा हो गया, इसी प्रकार दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे, दूसरा वाला त्रिभुज होगा ओ पी डैश सी में, ओ पी डैश सी में, ठीक है, ओ पी डैश सी में बीटा बराबर किसके लिखेंगे, tan बीटा, सब छोटे कोणों के लिए बीटा बराबर tan बीटा लिखा जाता है, ठीक है। ये ए पी डैश हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना साथ में ए पी डैश बराबर हो जाएगा पी डैश सी, पी डैश सी, ठीक है। और पी को तो आप पी लिख सकते हैं, पी डैश को पी लिख सकते हैं, तो ए पी बटे कितना पी सी, ए पी का मान प्लस का एच लेकिन पी सी का मान प्लस का आर छोड़ दिए,
त्रिभुज, अगला त्रिभुज, दूसरा वाला त्रिभुज चलेगा आपका IP डैश ए, IP डैश ए में, ठीक। गामा बराबर किसके, टैन गामा, ठीक है। और गामा बराबर टैन गामा हो गया, तो गामा बराबर टैन गामा, तो AP डैश लंब वही होगा, आधार हो जाएगा आपका P डैश आई, ठीक। अब इसको तो आपको AP लिखना है, इसको क्या लिखना है, PI लिखना है, मतलब ये हो जाएगा आपका H/PI का मतलब P है। अब देखो यहाँ से देखो स्नेल का नियम लगा लो, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से प्रथम पृष्ठ में N1 है, तो N1 इंटू साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, N2 इंटू साइन आर, ठीक है। अब चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, चूंकि I व R बहुत छोटे हैं, I व R बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, अतः साइन आई ऊपर मान रखें, साइन आई सिमिलर आई व साइन आर सिमिलर आर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से आप लिखेंगे N1I बराबर कितना, N2R, आई का मान रखो जरा, आई का मान ऊपर से रख लो, है आई का मान हो जाएगा आपका आई का मान समीकरण नंबर 1 और 2 से, आई व आर का मान समीकरण नंबर 1 व 2 से रखने पर, रख लो भाई। तो N1I का मान कितना है आपके पास, अल्फ़ा आई का मान है शायद N1 अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। और बराबर हो जाएगा N2 ब्रैकेट में बीटा माइनस गामा, आप चेक भी कर सकते हैं ऊपर N1 आई और आर के मान, देखो आई का अल्फ़ा प्लस बीटा, आर का मान बीटा माइनस गामा, तो वही चीज़ यहाँ पे रख दी गई है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, चलिए देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो N1 अल्फ़ा को आप क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा का मान निकाल रखा आपने H/, ठीक है। N1 का मान H/, अल्फ़ा का मान U माइनस के U अभी निकाल रखा है, और प्लस के H/, बीटा का मान R निकाल रखा है। इसी प्रकार से N2 रखा, बीटा का मान आपने निकाल रखा है कितना, H/R, और माइनस गामा का मान है आपके पास H/B, ठीक। ऊपर से H कॉमन कर लो, है N1H ब्रैकेट में माइनस का 1/U प्लस का 1/R, ठीक है। अब देखो प्लस का बराबर में N2 और H कॉमन हो गया, 1/R माइनस 1/B, H क्या हो गया, कैंसिल, N1 माइनस U और प्लस का N1/R बराबर N2/R और माइनस का N2/B। इसको इधर पक्षांतर करो, N2/B माइनस के N1/U बराबर N2/R माइनस के N1/R, एलसीएम दोनों के बराबर है ना, तो N2 माइनस N1 कितना R, ये हो जाएगा N2/V माइनस के N1/U। ये बेसिक सूत्र है, आपको यही सूत्र याद करना है, ठीक है। जिसमें N2 क्या है, वह माध्यम जहाँ प्रकाश किरण प्रवेश करे, जहाँ प्रकाश किरण क्या करे, प्रवेश करे। आभासी गहराई में केवल उल्टा है, बाकी सब में यही चलेगा। N1 जहाँ से प्रकाश किरण चले, जहाँ से प्रकाश किरण चले, ये हो गया आपका। अब देखो बुक में आपको ये फार्मूला मिलेगा, लेकिन आप सवाल इसी से लगाइए। N2 वह माध्यम जहाँ प्रकाश किरण प्रवेश करे, N1 वह जहाँ से प्रकाश किरण चढ़े, ठीक है। B प्रतिबिंब की दूरी, U वस्तु की दूरी है, R वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। तो किताब में इस फार्मूले को ऐसे लिखा गया है। अब इसमें से N1 कॉमन कर लिया गया है, N1 कॉमन कर लिया जाता है, तो ये बचता कितना है, N2/N1 बटे में V माइनस 1/U। यहाँ भी आपसे N1 कॉमन कर लिया जाएगा, तो N2/N1 माइनस का 1 बटे कितना R, ज़बरदस्ती कॉमन किया गया है ना। तो देखो ये N1 से N1 क्या हो गया, कैंसिल, N2/N1 आपने पढ़ा है N, ठीक है। N/V माइनस 1/U बराबर N माइनस 1/R। ये सवाल आपकी बुक में लिखा है, लेकिन मैं इसको प्रेफर करूँगा, ये सवाल ये सूत्र आप जो है आप यूज़ करिए, ठीक है। तो हो गया उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का डेरिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, दोनों में से एक आना चाहिए, उत्तल या अवतल में से, ठीक है। तो उत्तल इसलिए करने हो गया, अवतल दूसरे लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, क्लियर है, चलिए।